सुनील जी कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भारतीय राजनीति विज्ञान में एक महत्वपूर्ण टॉपिक बतलाने जा रहा हूं और ये है राजभाषा से संबंधित प्रावधान। मैं दावा तो ये नहीं करूंगा कि इससे हर एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन प्रायः निरंतर अंतराल पर पूछा जाता है। उच्च स्तर के एग्जामिनेशन से लेकर के सामान्य स्तर सभी में एक गैप में जरूर पूछा जाता है। तो इससे पहली जो महत्वपूर्ण जानकारी है कि संबंधित भाग, राजभाषा से संबंधित भाग भारतीय संविधान में भाग 17 दिया गया है और इससे संबंधित अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक दिया गया है। दो प्रश्न आपको यहाँ मिला कि राजभाषा से संबंधित भारतीय संविधान में भाग 17 और संबंधित अनुच्छेद 343 से लेकर के 351। अब अगला जानकारी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो कि संघ की राजभाषा, इसमें हिंदी ये मानी गई है और इसमें हिंदी उल्लिखित है। लिपि के रूप में देवनागरी उल्लिखित है। ये अनुच्छेद 343 में ऐसा कहा गया है। लेकिन वहीं पर 343 के खंड 2 के तहत, चूंकि भारत आजाद हुआ था, अंग्रेज से गुलामी से मुक्ति हुई थी और अंग्रेज की सारी कार्य प्रणाली अंग्रेजी में ही चला करती थी, तो गुलामी से मुक्ति के बाद तुरंत उसको हिंदी में ट्रांसफर कर लेना प्रशासकीय भाषा को, ये संभव नहीं था। इसलिए भारत की सरकार ने या विद्वान जन जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था, उन्होंने 343 के खंड 2 के तहत 15 वर्षों के लिए शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा को माना 15 वर्षों के लिए। लेकिन ऐसा हुआ कि जैसा उन्होंने सोचा था कि 15 वर्ष में हिंदी सारी शब्दावली निकल के चले आवेगी, लोग हिंदी में बिल्कुल काम करने में अभ्यस्त हो जाएंगे, वैसा हुआ नहीं। अंग्रेजी मेंटलिटी बनी रही। इसलिए फिर एक राजभाषा अधिनियम 1963 लाया गया और इसके तहत इसको फिर अनंत काल तक के लिए बढ़ा दिया गया, जब तक कि संसद आगे जाकर के ऐसा कोई कानून बनाती नहीं। अब अनुच्छेद 344 के तहत भारत के राष्ट्रपति को एक विशेष शक्ति दी गई है कि वो चाहे तो राजभाषा आयोग गठित कर सकता है। इसी के तहत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1955 ईस्वी में बीजी खड़े की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग गठित किया था। ये राजभाषा आयोग विचार विमर्श करने पर क्षेत्र किस क्षेत्र में कौन सी भाषा चलती है, इन सभी पर विचार विमर्श करने के बाद 1956 ईस्वी में 14 भाषा को राजभाषा के रूप में दर्जा देने की ये अनुशंसा दी, इसको माना भी गया। तो भारतीय संविधान में एक अनुसूची है, उसकी संख्या है 8। इसमें भाषा का उल्लेख है, तो उसमें 14 भाषा के रूप में दर्ज किया गया। उन भाषा का मैं नाम आपको एक बार पढ़ देता हूँ, बता देता हूँ। वो है असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। 14 भाषा के रूप में इनको राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। ये 8वीं अनुसूची में दर्ज थी। लेकिन 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन आया। दोनों याद रखिएगा, ईस्वी भी याद रखिएगा, संविधान संशोधन भी याद रखिएगा। इस संविधान संशोधन से भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। ये राजस्थान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक बहुत सारे भाग में बोला जाता है, इसको भी दर्जा दी गई। और इसके बाद 1992 ईस्वी में 71वां संविधान संशोधन से फिर 3 भाषा को दर्जा दी गई, जिसमें था मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। कोंकणी भाषा गोवा में बोली जाती है और नेपाली सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। तो इन तीनों को दर्जा दिया गया। अब 15 से बढ़कर के कितना हो गया? 18 के बाद फिर कुछ समय अंतराल के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, फिर से भाषा जोड़ने की मांग चल उठी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के काल में 2003 ईस्वी में 92वां संविधान संशोधन लाया गया। 92वें संविधान संशोधन के तहत मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली, इन 4 भाषाओं को और जोड़ा गया भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में। अब कुल भाषा की संख्या हो गई 22। वर्तमान में यही कुल 22 भाषा
भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में दर्ज है, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। डोगरी भाषा बोली जाती है जम्मू कश्मीर में। यदि ये उच्च स्तर के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो आप जवाब देंगे। बोडो भाषा बोली जाती है, ये असम और मेघालय और पूर्वोत्तर कुछ पहाड़ी प्रदेश हैं वहां बोली जाती है। मैथिली तो जानते ही हैं, जो बिहार के मिथिला के क्षेत्र में, जहां दरभंगा, मधुबनी, इसके बाद समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, इन सब क्षेत्रों में ये बोली जाती है। सहरसा, सुपौल, अररिया, इन सब को भी, खगड़िया ले लीजिए, इन सब क्षेत्रों में बोली जाती है। अगला ये अनुच्छेद 345 के तहत अब राज्यों को भी कुछ विशेष प्रावधान दिया गया है कि राज्य के विधानमंडल को अधिकार है कि राजकीय प्रयोजन के लिए इन भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में दर्ज की गई भाषा को, किसी एक भाषा को राजभाषा के रूप में वो स्वीकृत कर सकती है। वो चाहे, ये कोई बाध्यता नहीं है कि उसी 22 भाषा में से कोई एक, वो चाहे तो किसी अन्य भाषा को भी स्वीकृत कर सकती है और इसके लिए उसको राज्य के विधानमंडल से प्रस्ताव पारित करना होगा। तो उसी के तहत अलग अलग राज्यों ने अलग अलग राजभाषा को या अलग अलग भाषा को अपने राजभाषा के रूप में दर्जा दिया। आंध्र ने तेलुगु भाषा को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया, केरल ने मलयालम, तमिलनाडु ने तमिल, कर्नाटक ने कन्नड़, जम्मू कश्मीर ने उर्दू, इस तरह से उन्होंने भाषा का दर्जा दिया। गोवा ने कोंकणी, पुदुचेरी ने फ्रांसीसी, जबकि फ्रांसीसी आपके इन 22 भाषा में कहीं दर्ज नहीं है, लेकिन उसने दिया फ्रांसीसी। नागालैंड ने अंग्रेजी। तो इन 22 भाषा में या वो विधानमंडल प्रस्ताव पारित करके और 22 भाषा से इतर भी कोई भाषा है उसको भी दर्जा दे सकती है। अगला आता है कि जब संघ और राज्य के बीच यदि प्रशासकीय कार्य होता है तो उस स्थिति में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। यह उल्लिखित है। दो राज्यों के बीच यदि प्रशासकीय कार्य के संबंध में आदान प्रदान किया जाता है तो वहां भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन चाहे तो यदि राज्य अपने में आपसी सहमति कर ले तो वहां हिंदी का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब जब देश आजाद हुआ तो वहां एक और समस्या हो गई। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में, चूंकि इसकी जो शब्दावली थी, क्योंकि ये जो न्यायपालिका, आधुनिक न्यायपालिका, ये अंग्रेजों की देन है। अब तो मान लीजिए भारत इस क्षेत्र में काफी विकास किया है, तो इसकी टर्म और शब्दावली जो थी वो अंग्रेजी में ही थी। और बहस हो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में, इन सब जगह बहस ये अंग्रेजी में ही स्वीकृत की गई। शुरुआत में 15 वर्ष के लिए किया गया और कहा यह गया कि आगे जाकर के यदि शब्दावली निर्मित हो जाती है तो फिर सोचा जाएगा हिंदी में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो उसको 15 वर्ष से बढ़ा करके और अनंत काल तक के लिए बढ़ा दी गई है, जब तक संसद इस संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं कर देती है। तो भाषा से संबंधित, राजभाषा से संबंधित आपको इतनी ही प्रश्न पूछा जाएगा, इससे बाहर का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। बहुत जल्दी मैं अगले वीडियो में मिलूंगा।